ओके, थैंक यू। सर डीपीपी के क्वेश्चन। हाँ, तो डीपीपी जो दिया था, डीपीपी में किसी को कोई डाउट है तो हम लोग क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को डाउट हो तो वो रखना, लास्ट में एंड में डिस्कस कर लेंगे। और अभी हम लोग पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो कवर करने के बाद हम लोग एंड में करेंगे डिस्कस डीपीपी, जो भी डाउट्स हो। रियल नंबर में हम लोगों ने HCF LCM सीखा था। HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, ये आप पहले भी जानते थे ऑलरेडी। एक रिलेशन होता है जो मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, सो आप लोग पहले से ही जानते हो गई है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, गिवन टू नंबर्स A and B, then HCF into LCM, HCF of A and B and into LCM of A and B is equal to product of two numbers। तो ये आपको पहले से पता होगा, मतलब इसमें से HCF अगर दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है तो LCM फाइंड कर सकते हैं, या फिर LCM दिया हुआ है तो HCF, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत ही आसान चीज है जो आप लोगों ने देखा होगा, किया होगा पहले भी। ओके, इसके बाद एक चीज, दो चीज है जो कि आपके 10th क्लास के CBSE के सिलेबस में तो नहीं है, बट हम लोग यहाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। HCF of two fractions, है ना? HCF of P by Q where PQ belongs to natural number। बच्चों, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है P by Q और उसमें P और Q नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका HCF कैसे निकाला जाता है? देखो, इनफैक्ट ये दो मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर, आई एम सो सॉरी, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने इसमें। HCF ऑफ A by B, C by D, E by F, so on, है ना, where A B C D ये सब जो है नेचुरल नंबर है। आई होप सबको दिख रहा होगा, विजिबल है सबके लिए? यस सर। आई थिंक सो। हाँ, HCF ऑफ, ये मैंने स्टार्टिंग में एक मिस्टेक कर दी थी, सो के उठने के बाद ये सब होता है। HCF ऑफ A by B, C by D, E by F, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। एक कोई P by Q एक नंबर है, एक नंबर का थोड़ा ना HCF LCM निकलता है। HCF LCM निकालने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो A by B पहला फ्रैक्शन है, C by D दूसरा फ्रैक्शन है, E by F तीसरा फ्रैक्शन है, और अगर आगे और भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है, वो होने दो, ठीक है? मतलब दो या उससे ज्यादा अगर फ्रैक्शंस हमारे पास है तो उनका HCF कैसे निकालते हैं वो तरीका देखते हैं। ये शॉर्टकट है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। NTSC का जो भी बच्चा एग्जाम देगा उसमें देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन में अकर। इसका फार्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, आई होप समझ में आ गया होगा। HCF ऑफ न्यूमरेटर का मतलब हुआ न्यूमरेटर, HCF ऑफ A C E, ये जितने भी न्यूमरेटर में इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स, आई एम सॉरी, तो उनका HCF निकालना है। एंड LCM ऑफ डेनोमिनेटर, LCM ऑफ डेनोमिनेटर। तो आपको ये चीज याद रखना है बस, ठीक है? इसके हम लोग डिटेल में, डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन वाला कहीं पर भी अगर HCF या LCM आता है, LCM अभी करेंगे हम लोग, तो HCF आता है तो उसको हम इजीली उन फ्रैक्शंस का HCF फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है? HCF न्यूमरेटर का HCF निकालना होता है और उसको LCM डेनोमिनेटर का निकाल के डिवाइड कर देना होता है। तो यही आपका HCF होगा फ्रैक्शंस का। मतलब HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, बस ये करना होता है। आई होप ये सर बहुत ही आसान है। हाँ बोलो। सर ABCD यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ABCD नेचुरल नंबर्स है, ठीक है? ABCD बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये N लिखा हुआ है, ठीक है? एग्जाम्पल, एक से एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, 3/4 HCF फाइंड करना है। 3/4, 4/9, 6 बाय क्या लिखूं, 5,
3 नंबर लेते हैं, बस 3 ही सफिशिएंट है। इसका HCF फाइंड करना है, तो इसका HCF होगा, पहले तो हमें HCF निकालना पड़ेगा किसका, 3 4 6 का, मतलब न्यूमरेटर का HCF निकालना होगा, और LCM निकालना होगा बच्चों 495 का। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यही फार्मूला यूज किया है हमने, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके डेप्थ में नहीं जाना है हमें कि ये क्यों आता है। ठीक है, अब ये फार्मूला याद कर लो, और यही NTSC में मे भी चांस है कि ये आ सकता है। दिल्ली के जो बच्चे दिल्ली से एग्जाम देंगे NTSC का, उनके ये मेंटल एबिलिटी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और मैथ्स में भी आ सकता है। मतलब ये मेंटल एबिलिटी और मैथ्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के स्कूल के बच्चों के लिए। और जो बच्चे यूपी के स्कूल में हो तो उनके लिए तो ये मैट में ही आ सकता है, मैथ्स में तो चांसेस का। सर मैट के लिए आप पढ़ाओगे? मैट भी चल रहा है, हाँ मैट भी चल रहा है। ठीक है, HCF पहले बच्चों इसका निकालते हैं, 3 4 6 का क्या होगा HCF? 1 होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 4 5 4 6 में कुछ भी कॉमन, सॉरी 3 4 6 में हाईएस्ट कॉमन तो 1 ही है ना। इन दोनों में 2 है हाईएस्ट कॉमन, और इन दोनों में 1 है, तो 1 और 2 में क्या हाईएस्ट है, 1 है। तो 3 4 6 का HCF 1 होगा, और LCM 495 का है। 180। हाँ 180 हो गया, यही है HCF, हो गया भाई, काम खत्म। आपने देखा कितना इजी था, ये बहुत ही आसान है। बस फार्मूला याद रखना है कि HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, दैट्स इट। इतना ही सिंपल था HCF फ्रैक्शंस का निकालना। अब दूसरी बात, दूसरा पार्ट, LCM ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब 2 और मोर फ्रैक्शंस। ठीक है, 2 का नहीं, दो या उससे ज्यादा फ्रैक्शंस का। 2 का भी होगा नेचुरली, 2 का भी होगा, 2 या उससे ज्यादा अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हो तो उनका LCM कैसे निकालते हैं। HCF तो देख लिया 2 या उससे ज्यादा फ्रैक्शंस का, अब LCM देखेंगे। तो इसका होता है बच्चों LCM ऑफ A/B, C/D, E/F, सो ऑन। अगर आगे है तो और होने दो। where ABCD belongs to natural number, where ABCD ये सब जो है belongs to, ABCD belong to natural number। तो LCM ऑफ A/B, C/D, E/F, आप लोग गेस कर सकते हो इसमें क्या होगा, इसका LCM क्या होगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर, हाँ, और डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, अच्छा ये बच्चों को बड़ा मजा आता है एक दूसरे को म्यूट करने में, मुझे लगता है नहीं, जैसे कोई बोलना स्टार्ट करता है वैसे वैसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, है ना, कमेंट बॉक्स में मैं देख लूंगा कि तुम लोग क्या कह रहे हो। ठीक है, तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ये नोट कर लो क्योंकि मैं पेज पलटने वाला हूँ। ठीक है, LCM निकालने के लिए LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। मैं पेज पलटने वाला हूँ, नोट कर लो इसको। एक एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर। आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है भी नहीं, तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक आसानी से। एक मिनट, एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है इस पे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। फाइंड LCM ऑफ 1/2, 3/4, 4/5, 5/6। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये इसको 3/8 कर देते हैं इसको, तो अच्छा लगेगा। 1/2, 3/4, 3/8, 5/6, इस तरीके से 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, और इन फ्रैक्शंस का LCM फाइंड करना है। तो बच्चों LCM कैसे निकलेगा याद करो, फार्मूला पीछे पेज में लिखा हुआ था। LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ 1 3 3 5,
और HCF ऑफ डेनोमिनेटर, है ना, डेनोमिनेटर का मतलब 2486। कई सारे बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया है, वेरी गुड। एलसीएम ऑफ 1335 का एलसीएम ऑफ 1335 होगा बच्चों 15। निकाल लो एलसीएम, कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोग फाइंड करते हैं एलसीएम छोटी क्लासेस में, वैसे निकालो। और एचसीएफ ऑफ 2486 सबको पता है 2 होता है, हो गया, ये आंसर है 15/2। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबका आंसर आ रहा है, वैभव का, उत्कर्ष का, ललित, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड। और भी कई सारे ने सर हाँ अगर कमेंट एनटीएससी में में ऐसा तो वो इतना हाँ, सिंपल होगा। तो एनटीएससी में ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव में मैट में आ ही सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो इतना ही सिंपल होगा और क्या। 4 फ्रैक्शन की जगह पे 5 फ्रैक्शन दे देंगे, 7 फ्रैक्शन दे देंगे, नंबर थोड़ा सा वो बड़ा कर देंगे, नंबर तुम्हें ऐसा दे देंगे 15/35 है ना, सॉरी 15/32 है ना, 17/36, इस तरीके से कुछ भी। सर एक बार दोबारा समझा दो ये। ओह, क्या इसमें क्या समझाना है बेटा, मैं नहीं समझ सर पाया। मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है ना। ओके सर एक बार और समझा दो सर ये। चलो ये मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि ये चीज रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आप वीडियो देख सकते हो दोबारा, नहीं तो ऐसे तो फिर तो यही करते रह जाएंगे हम लोग। हमें अगर फ्रैक्शंस का HCF फाइंड करना है बच्चों, तो ये अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं, जैसे एक फ्रैक्शन है A/B, C/D, E/F, ये सारे फ्रैक्शंस हैं, और ये A, B, C, D सब नेचुरल नंबर्स हैं अगर, तो HCF का फार्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको कहे कोई कि 3/4, 4/9, 6/5, इन सारे फ्रैक्शंस का HCF फाइंड करो, तो HCF पहले तो आप न्यूमरेटर का फाइंड कर लो, और फिर LCM डेनोमिनेटर का फाइंड कर लो, और फिर डिवाइड कर दो दोनों को, तो यही आंसर आ जाएगा। तो 346 का HCF फाइंड करोगे तो 1 आएगा, और 495 का LCM फाइंड करोगे तो 180 आता है। ठीक है, तो यही आंसर है इसका HCF का। फिर LCM ऑफ फ्रैक्शंस अगर फाइंड करना हो, आपको कोई कहे LCM ऑफ फ्रैक्शंस निकालो, और वो फ्रैक्शंस अगर A/B, C/D, E/F हो अगर, तो LCM निकालने का फार्मूला होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, और वही मैंने एक एग्जांपल अभी एक्सप्लेन किया है बच्चों को कि मैंने 4 फ्रैक्शंस दे दिए, 1/2, 3/4, 3/8, 5/6, और उसका LCM निकालना था। तो लास्ट पेज में जो फार्मूला था LCM का, उसके हेल्प से पहले हम न्यूमरेटर का LCM फाइंड करेंगे, फिर HCF फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर्स का, और वही आंसर आ जाएगा 15/2। इतना ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। सर हाँ जी बोलो। सर फैक्टोरियल निकालने का कोई फॉर्मूला बता दो। फैक्टोरियल निकालने का क्या पूछ रहे हो बेटा, क्या पूछ रहे हो ये? सर फैक्टोरियल निकालने का कोई फैक्टोरियल फार्मूला नहीं केल्विन होता की है। ये मॉड्यूल में है ना। हाँ मॉड्यूल में है, तो वही बात है ना, आधी अधूरी बात, अभी हम लोग वहां पहुंचे नहीं है। ठीक है, मैं आपकी एक्साइटमेंट को समझ पा रहा हूँ, लेकिन वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं है, और जो क्वेश्चन आपने पूछा है दैट इज जस्ट लाफेबल कि फैक्टोरियल निकालने का कोई फार्मूला बता दो। ये वैसा ही है जैसे तुमसे कोई आके बच्चा पूछेगा ना पहली क्लास में पढ़ने वाला, सर 2 निकालने का कोई फार्मूला बता दो। 2 एक नंबर होता है, उसको क्या निकालूंगा भाई मैं, वो तो पहले से ही निकला पड़ा है, उसको क्या निकालूंगा। तो फैक्टोरियल निकालने का फार्मूला नहीं होता, फैक्टोरियल क्या होता है ये बता दो। अगर ये क्वेश्चन होता तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होता। हाँ हम लोग करेंगे, वो बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी पहले ये कंप्लीट हो जाए, जो अभी टॉपिक कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसी का नंबर आएगा, फैक्टोरियल सर का शायद नंबर से आएगा। वो एनसीआर का फॉर्मूला पूछ रहा है। एनसीआर नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है मॉड्यूल में है, तो वो समझ गया ना, मैं मॉड्यूल में क्या है वो मुझे पता है ना, वो देखा होगा उसने, तो होता है, नई नई चीजें कभी कभी होती है तो एक्साइटमेंट हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो चीज़ हम देखेंगे अभी, है ना, आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे ना, रैंडमली ऐसे कुछ भी अगर करना स्टार्ट कर देंगे तो आई थिंक उतना अच्छा नहीं रहेगा, सिस्टमेटिकली करेंगे। देखो तो एक एक चीज़ करके एक एक चीज़ करेंगे, समझ में आ जाएगा सब। एक और एग्जांपल है, अच्छा देखो ये जो है ना एनसीईआरटी में, तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में एंड में दिया हुआ है ये, तो इसके ऊपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट दिया हुआ है, तो एनटीएससी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
एलसीएम निकालने का एक फार्मूला है, एलसीएम निकालने का फार्मूला नहीं है, एलसीएम और 3 नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी दी हुई है। 2 नंबर्स के लिए तो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं ना कि 2 नंबर्स ए और बी हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। लेकिन अगर 3 नंबर्स हो तो उसका एलसीएम निकालना अगर हो तो आप देखो कैसे लिखते हो, पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर और डिवाइडेड बाय HCF of PQ, HCF of QR इनटू में डिनोमिनेटर में ही है HCF of RP। ये बहुत ज़्यादा यूज भी होने वाला नहीं है, लेकिन अगर याद रहे इसके ऊपर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा ये कि अगर आपको 3 नंबर्स में वही रिलेशन फाइंड करना हो जैसा कि हम लोग जानते थे ऑलरेडी कि 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो अगर यही चीज 3 नंबर में अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? 3 नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर, एचसीएफ ऑफ आरपी अपॉन में एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ पी क्यू आर का फार्मूला ये हो जाएगा। और सिमिलरली अगर एचसीएफ के फार्मूले की बात करें हम तो आप देख पा रहे होंगे क्या होता है ये, एलसीएम के फार्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा पी क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर और पेयर वाइज लेना है इसमें एचसीएफ, सॉरी एलसीएम ऑफ पी क्यू। ये एनसीईआरटी के एंड में दिया हुआ है, देखोगे ना आप एनसीईआरटी के लास्ट पे, ये सॉरी फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पेज में दिया हुआ है ये फार्मूला। बार एचसीएफ और एलसीएम के जगह बदलते क्यों रहते हैं? ये ऑब्जर्वेशन है ना, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ये फार्मूला जब डिराइव किया गया होगा तो वहां पर ऑब्जर्वेशन ऐसा देखा गया होगा कि ये पैटर्न बनता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्यों बदलते रहते हैं, यही तो इंटरेस्टिंग चीज है कि मैथमेटिक्स में आप सब कुछ देखोगे सिस्टमैटिकली होता है। जैसे आप लोग याद करो फार्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो उसमें क्या था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यही क्यों होता था? माइनस पहले ए बी आया, फिर माइनस बी सी आया, फिर सी ए आया, है ना। क्यों होता था ऐसा? ये पैटर्न एक्चुअली एग्जिस्ट करता है सभी चीजों में, हमें उसी को समझना होता है बेसिकली। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके इसके ऊपर लिख देता हूं, देखो HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है PQR। HCF फाइंड या LCM ऐसा करते हैं, HCF फाइंड करते हैं हम, फाइंड HCF of PQR if LCM of PQR is equal to 10, LCM of PQ is equal to 5। हो पाएगा इस तरीके से? नहीं, इस तरीके से अपने मन से तो हम नंबर सोच के नहीं देख सकते हैं, अपनी तरफ से नंबर देख के नहीं सोच सकते इस तरीके से। ये हो सकता है मैं जो कुछ नंबर ले रहा हूँ ना इसमें मिस्टेक भी हो जाए, है ना। तो अपनी मर्जी से अगर मैं कुछ ले लूंगा तो वो गलत भी हो सकता है, ये एग्जांपल लेना सही नहीं रहेगा इसमें। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं फार्मूले को। 3 नंबर्स पिक कर लो बच्चों, 3 नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 5, 10 और 15 नंबर्स हम ले लेते हैं। तो इसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा बच्चों इन नंबर्स का? 5 होगा HCF, ठीक है। और LCM क्या होगा बच्चों? LCM 5, 10, 15 का LCM क्या होगा? 30 LCM हो जाएगा। अच्छा, PQ का LCM क्या होगा? LCM PQ का मतलब 5, 10 का कितना LCM होगा? 10। LCM ऑफ 10, 15 कितना होगा? 30। और LCM 5, 15। तो अब HCF अगर हमें निकालना है 5, 10, 15 का, HCF ऑफ 5, 10, 15 अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले से, जो कि PQR था, P इंटू Q इंटू R कितना होगा? 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू LCM ऑफ PQR जो कि 30 था, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 30 इंटू 15। इस तरीके से हम करें अगर तो कितना आया? 5। और ये 5 ही होता है, सबको पता है, कोई बड़ी बात तो थी नहीं इसमें, है ना। ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैथमेटिक्स में देखा गया है, तो वो चीज आपको बता दिया गया है कि ऐसा होता है। तो नेचुरली ट्रू होगा ही, जब ये फैक्ट है तो ये ट्रू होगा ही। तो इस तरीके से आप ऐसे ही LCM वाला भी फार्मूला वैलिडेट कर सकते हो। चांसेस कम ही है बट रखो, याद रखो तो अच्छी बात है। एक ही चीज एक्स्ट्रा तो है इसमें देखा जाए तो। अगर हम डायरेक्ट HCF ही निकाल सकते हैं अगर एग्जाम में आए तो, नहीं, बिल्कुल
हाँ नहीं नहीं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ये होगा क्या पता है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, इसमें ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ना एलसीएम पीक्यू का, एलसीएम क्यूआर का, एलसीएम आरपी का 3 नंबर, इस तरीके से पेयर वाइज एलसीएम दे देगा और फिर कुछ उस तरीके से वो क्वेश्चन सेट करेगा। अब वो क्वेश्चन सेट करना थोड़ा पेचीदा काम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने नहीं लिया इस तरीके से। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपको इस तरह का कुछ दे दे और फिर कहे एचसीएफ निकालने के लिए, तो वो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप जल्दी कर पाओगे। तो क्वेश्चन में नंबर्स को सेलेक्ट, थोड़ा सा ध्यान दे करके, ध्यान से नंबर को पिक करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा क्वेश्चन बन पाएगा। वैसे रैंडमली मैं कुछ भी ले लूंगा ना तो गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन कंट्राडिक्शन सा कुछ आ जाएगा, गलत सा क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया अभी नया क्वेश्चन बनाना, वो सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। तो इट्स नॉट बिग डील, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बस आपको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई ऐसा नहीं है, आज तक तो आया नहीं है क्वेश्चन, मुझे लगता है मुश्किल लगता है कि आगे भी कभी आएगा इसके ऊपर, बट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने ये चीज़ बोल दिया और कुछ नहीं। ये आया नहीं है मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन। बल्कि है ये। हाँ जी सर फॉर्मूला काफी बल्कि है ये। हाँ बिल्कुल, फार्मूला काफी बल्कि अजीब सा भी है, और आए नहीं है क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया इसके ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, जो कि अभी मेरे प्यारे बच्चे ने पूछा था, किसी ने क्या पूछा था बच्चे, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ही तो था, नहीं फैक्टोरियल ही है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ वेरी गुड, फैक्टोरियल ही है। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे अलर्ट हो जाएं, और ये एकदम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो थोड़ा सा भी आपके अटेंशन का स्पैन कम हुआ तो मुश्किल हो सकती है समझने में, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और कई सारे बच्चे आप में से पहली बार ये चीज़ सुन रहे होंगे, कर रहे होंगे। कुछ बच्चों ने हो सकता है किया हो, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिन बच्चों ने पहली बार ये देखा होगा, अभी देखेंगे, उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो। हम लोग बिल्कुल एक नई चीज को डिफाइन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ना किसी चीज को हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद उसको यूज करते हुए कई सारी चीजें डेवलप कर लेते हैं। जैसे देखो, एक नई चीज मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, और डिफाइन कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि उससे पीछे की चीजें आप लोग पहले से जानते हो। जैसे देखो, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे लिखना पड़ता है 1 into 2 into 3, ये डॉट जो है ना, ये इंटू का साइन है, 1 into 2 into 3, क्रॉस नहीं लगाया मैंने, चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 into 1 into 2 into 3। अच्छा, कहीं पर आपने ऐसा देखा होगा 1 into 2 into 3 into 4, है ना, कहीं पर आपने ऐसा भी देखा होगा 1 into 3 into 4 into 5। तो मैथमेटिशियंस जो है ना, ये बार बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है 1 से स्टार्ट होकर के, उसको ना, उसके लिए उन्होंने एक शॉर्टकट नोटेशन नोट करने का, डिनोट करने का एक सिंबल ढूंढ रखा है कि 1 से लेकर के 3 तक को मल्टीप्लाई करके उन्होंने जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं वो 3 फैक्टोरियल। कैसे पढ़ते हैं बच्चों इसको पढ़ते कैसे हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टर जैसा सुनने में लग रहा है, बट ये फैक्टर से इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई चाचा मामा इसके नहीं है। फैक्टर ठीक है, सुनने में लगता हो कि ये फैक्टर वेक्टर जैसा है कुछ, बट नहीं, ये फैक्टोरियल बिल्कुल एक नई चीज है और इसका फैक्टर से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल बोलते हैं किसको, 1 into 2 into 3 को। अच्छा, कुछ लोग देखोगे पुरानी किताबों में लिखने का तरीका है ना, कई बार मैथमेटिशियंस खुद से भी एग्री नहीं करते हैं, कहते हैं कि मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं, तो अलग तरीका भी होता है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। समझ में आई बात कि नहीं आई भाई? ये दो चीजें जो लिखी है ना, ये दोनों चीजों का मतलब सेम ही होता है, बस नोटेशन का तरीका अलग है ना, नोटेशन का तरीका अलग अलग है, बट है ये सेम चीज। ये जहां कहीं भी ऐसा दिख जाए 3 into एक्सक्लेमेटरी साइन, ये ना एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा दिख रहा है ना, ये इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। या ऐसे इस तरीके से बॉक्स जैसा बना हुआ है, छोटा सा बॉक्स, इसको भी वही बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 2 into 3, बात इतनी सी है। ऐसे ही 1 into 2 into 3 into 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, या फिर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से लेकर के 5 तक के प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं? एक मिनट, हाँ, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये एक नोटेशन है, फैक्टोरियल क्या है बच्चों, नोटेशन है। पहले n कंसेक्यूटिव, जैसे अब देखो, ये तो
5 तक का लिखा हुआ है, मैं जनरलाइज अगर कर दूं, है ना, इस तरीके से n तक, n आप चाहो आप तो 5 ले लो, n चाहो तो 3 ले लो, n चाहो तो 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, 100 ले लो, लेकिन 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे? n फैक्टोरियल। वैसे मैंने बता दिया कि इस तरीके से भी लिखा जाता है फैक्टोरियल, देखा ना आपने, 2 तरीके से फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, बट मैं प्रीफर करूंगा इस तरीके का, एक्सक्लेमेटरी साइन वाला, ठीक है। तो वैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं इस तरीके से आगे से लिखूंगा, तो ध्यान रखना, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। तो इसको हम n फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। तो n फैक्टोरियल जो है एक डेफिनेशन है, 10 n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n फैक्टोरियल जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से लेकर के n जो भी हो, जैसे आपने मान लो आपको कहा गया है 10 तक है, तो n की वैल्यू 10 ले लोगे, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 से लेकर के 10 तक का प्रोडक्ट। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं मॉड्यूल से ही क्वेश्चन ले रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप सभी भी ट्राई कर सकते हो कॉपी पे, और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है बच्चों 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी करता हूं, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया वो देख भी सकते हैं कि किस तरीके से करना है। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कई बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे कर दिया, उल्टा कर दिया है, तो उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये जानबूझ के मैंने किया हुआ है ताकि आप कंफर्टेबल रहो, कभी मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखूं, चाहे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूं, आप समझ जाना कि दोनों का मतलब तो भाई सेम ही होता है। ये और ये पूरा का पूरा गायब, आंसर क्या आया? 30। तो ये सिंपल अरिथमेटिक है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया, फैक्टोरियल को डिफाइन किया। फैक्टोरियल होता क्या है, क्या होता है फैक्टोरियल? बड़ी सिंपल सी बात है, फैक्टोरियल का मतलब होता है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, है ना। अब कोई क्यों इतना, कोई मैथमेटिशियन जिसका दिमाग बहुत तेज चलता हो, वो इतना क्यों लिखेगा, इतनी मेहनत क्यों करेगा? तो उन्होंने शॉर्टकट एक डेवलप कर दिया इसके लिए। हालांकि बाद में उनको पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट जो है आगे चल के और भी कई जगहों पे यूज हो सकता है ना। जैसे कि कई बच्चा बोल रहा था, कोई बच्चा अभी बोल रहा था एनसीआर, है ना। तो ऐसे एनसीआर तो बहुत छोटी चीज है, उसके आगे भी बहुत सारी चीजें आई मैथमेटिक्स में, तो वहां पर बहुत जरूरत काम आया ये सब सारी बातें। तो बहुत ही बेसिक सी बात थी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम n फैक्टोरियल कहते हैं। एक और एग्जांपल दे दो ऐसी। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा था थोड़ी देर से, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। मेंटल एबिलिटी भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। हाँ, वेरी गुड। सौम्या ने लिखा है आंसर, बिल्कुल सही लिखा है, बट बीच में खाली गलती होगी, 3 2 बार लिख दिया है। ओके, पबजी आईडी क्या होता है भाई? बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ है इसमें, वेरी गुड। बच्चों को मजा आता है ये सब कमेंट भेजने में, बहुत मजा आता है बच्चों को। और कई सारे बच्चों ने वेरी गुड आंसर लिखा हुआ है, एक्सलेंट। वेरी गुड। एवी कह रहा है सौम्या यू आर डिफरेंट, व्हाट डिफरेंट? नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड 5 फैक्टोरियल माइनस, हाँ जी जरूरी है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर पे डेफिनेशन ही है, नेचुरल नंबर में ये नेचुरल नंबर में ही डेफिनेशन होता है इसका, ठीक है। और आगे भी कुछ अगर इस तरह की इंटीजर वगैरह होगा। अच्छा, तुमने जो क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि नेचुरल नंबर ही होगा। हाँ, अभी हमारे लिए 10वीं क्लास में ना, लेकिन होल नंबर के लिए भी तो डिफाइन हो सकता है, जैसे 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, लेकिन देखो ये वही भी कंट्रोवर्शियल बात है, कई मैथमेटिशियन नहीं मानते हैं इसको, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल नहीं, फ्रैक्शन के लिए भी होता है, लेकिन ये सब ना तुम्हारी हमारे लेवल से ऊपर की चीज है, मतलब ये 11वीं 12वीं और में नहीं कराया जाता है, ये सब ग्रेजुएशन में कराया जाता है। फ्रैक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं गामा फंक्शन ठीक है। तो
वो सब सारी चीजें 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वो हम लोग करेंगे, बट हाँ ध्यान रखना ये कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम ले रहे हो अच्छी बात है 0 फैक्टोरियल को 1 को, बट 0 फैक्टोरियल डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। कई लोग इस पर डिसएग्री कर जाते हैं, बहस कर लेते हैं, लेकिन हाँ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए 0 फैक्टोरियल को 1 मानना पड़ता है, बट 0 फैक्टोरियल जैसी कोई चीज कई लोग एग्री नहीं करते हैं कि होता है कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ हमारे लिए 0 फैक्टोरियल 1 होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। पहले ये देख लेते हैं। सर कई सारे बच्चों ने आंसर इसका निकाल दिया है। अरे देख तो नहीं लिया आंसर, जल्दी जल्दी निकाल दिया तुम लोगों ने। यस, ये कितना होता है 120, ये कितना होता है 6, 140। सारे बच्चे, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सर एक और, आर्यन त्यागी कह रहा है सर एक और, वंस मोर। हाँ ये ठीक है, ये बता रहा है कि इसमें तुम्हें मजा आ रहा है। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं क्वेश्चन को। फाइंड एलसीएम ऑफ, ये लो, फाइंड एलसीएम ऑफ 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, तब तक मैं लाइट जलाता हूँ, अंधेरा ना हो जाए। सर 5 फैक्टोरियल की बात के लिखा है सर 5040। सर 5 फैक्टोरियल की बात के लिखा हुआ है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, बस हो गया, समझ जाऊंगा मैं। नहीं सर 5 फैक्टोरियल के बाद के लिखा विजिबल नहीं 7 है। फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। ओके सर। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है बच्चों। सबको समझ में आता है कि एलसीएम क्या होता है भाई। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट पावर पिक करते हैं ना, तो देखो ध्यान से, इसका एलसीएम क्या होगा? 5040 सर, सबसे पहले आया मेरा। सबसे पहले आया, वेरी गुड। सॉरी 7 फैक्टोरियल, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 727 या कितना होता है जो तुमने बोला, आई थिंक वही होगा 5040। एलसीएम निकाला ही ऐसे जाता है ना, जो देखो भाई 1 इस सब में है तो 1 ले लिया, 2 सब में है तो 2 ले लिया, 3 सब में है 3 ले लिया, 4 इन दोनों में है तो 4 भी ले लिया, 5 इन दोनों में है तो ये भी ले लिया, 6 इन सब में से खाली इसमें है वो भी लेंगे, है ना, 7 भी लेंगे, हो गया यही आंसर। एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं, एलसीएम ऐसे ही निकाला ही जाता है। लार्जेस्ट पावर वाला जो होता है वो पिक कर लेते हैं। तो 1 हाईएस्ट पावर क्या है 1 है तो 1 ले लिया, फिर 2 हाईएस्ट पावर सब में 1 1 1 है ना, तो 1 ले लेंगे। इस तरीके से जैसे एलसीएम निकालते हो, छोटी क्लासेस से निकालते आए हो, वैसे ही है ये। तो इसका एलसीएम होगा 7 फैक्टोरियल, जिसको हम 5040 भी कह सकते हैं, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो यही आंसर आएगा 5040। ओके, तो ये था बच्चों ग्रेटेस्ट, सॉरी फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। आई होप क्लियर है ये, फैक्टोरियल सबको समझ में आ गया होगा। अब फैक्टोरियल समझने के बाद हम लोग एक दो चीजें लिख लेते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, देखो ऑल्सो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्यों भाई ये क्या लिख दिया है? मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको देखना 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर बच्चों मुझे लिखना है 5 फैक्टोरियल, तो फार्मूले के हिसाब से मैंने n की जगह पे रख दिया है 5, तो मैं कह रहा हूँ कि फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5 इंटू में 5 माइनस 1 जो कि 4 फैक्टोरियल है। अब सबको समझ में आ रहा है ना कि ये क्या लिख दिया मैंने? 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं? क्यों भाई? क्योंकि ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बट ये जो है ये तो अपने आप में क्या है, देखो ध्यान से, 4 फैक्टोरियल है कि नहीं है?
यस सर। 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल है, तो इस तरीके से लिखा ही जा सकता है ना। अगर मैं छोड़ो इसकी बात करूं तो अब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ बोलो सर बात तो एक ही आएगी, मल्टीप्लाई तो दोनों में ही करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब सर ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। हाँ हाँ हाँ, पता होना चाहिए। देखो कहीं कहीं पे यूज होता है ये, ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि आप 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और मैं क्या बता रहा था, हाँ, 0 फैक्टोरियल को बच्चों 1 लिखा जाता है। 0 फैक्टोरियल जो है, अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि n फैक्टोरियल में n नेचुरल नंबर होता है, बट 0 तो नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, तो लेकिन 0 फैक्टोरियल को लोग 1 लिख देते हैं। 0 फैक्टोरियल को डिफाइन कैसे करते हैं, 1। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, दूसरी प्रॉपर्टी आप ये समझ लो। सर ये आया कैसे? क्या 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1? 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आया? अब देखो, ये इनफाइनाइट आना चाहिए ना, कुछ आएगा ही नहीं। ये चीज कह सकते हो एक तरह से, ये डेफिनेशन है, ये डिफाइन किया गया है। ये आया कैसे नहीं आया, तो n फैक्टोरियल कैसे ये आ गया, ठीक है, n फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्यों आ गया, है ना। तो जैसे वो आया है वैसे 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। इसका सर- उल्टा सीधा लॉजिक तो दिया जा सकता है, बट इसको कह सकते हो कि ये डिफाइन किया गया है, ये डिफाइंड है, ये इसको हम प्रूव नहीं सर ऐसे तो कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे देखें कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू जो 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल वहां से 1 आ जाएगा। हाँ, तो वो वही ना, वो गंदा सा लॉजिक है वो। एक्चुअली मैंने पहले ही बता दिया ना कि ये चीज लोग मानते ही नहीं है। कई लोग तो डिसएग्री करते हैं इस बात पे कि होता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। कई बार चीजों को ना डिफाइन किया जाता है, तो इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। और इसके बारे में डिटेल में तुम लोग क्या ना बोला हायर एक बार फिर से समझा दो हायर। हाँ जी, सर। अब इसने क्या बोला 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1? वो एक बार फिर से समझा दो। सौम्या इसने ने कहा, इसने कहा ये जो कह रही है ना, उसमें मैं कंट्राडिक्शन कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 1 फैक्टोरियल को अब इस रूल के हिसाब से लिख सकते हैं 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये कह रही है कि इस फार्मूले के हेल्प से, जो अभी ऊपर फार्मूला किया था ना, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो उसके हिसाब से 1 फैक्टोरियल को 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ठीक है, और ये तो 1 ही है, और 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाई 1, तो 1 आ जाएगा। ये होगा, ये कह रही है। एक्सक्यूज मी आई सर, थिंक सौम्या ने कहा था, तो ये कह रही है इस तरीके से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यही चीज अप्लाई करूं फिर तो आगे भी जा सकता हूँ, माइनस में भी जा सकता हूँ फिर, है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी फिर, इसीलिए सर ये चीज। वो 1 तक ही डिफाइन होता है फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ। और सर 0 फैक्टोरियल का एक फंडू सा लॉजिक दिया था मुझे किसी ने कि वो एनपीआर से। नहीं सर, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला था कि अगर हमें किसी भी कुछ नहीं को, अगर हमें कुछ नहीं पे फिट करना है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। इसीलिए वहां पे एक ही चीज कर सकता हूं मैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उसे 1 लिखता हूँ। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, एनपीआर होता है वो, एनपीआर कहते हैं उसको। फार्मूले में एन की जगह पे 1 पुट कर देते हैं और पी आर की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, उससे 0 फैक्टोरियल 1 आ जाता है। वो सब ना, वो सब 11वीं 12वीं तक के लिए ठीक है, जो 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं ना, उन सब के लिए ठीक होता है। आगे की क्लासेस में ये सब इनवैलिड कर देते हैं, नहीं मानते हैं वो। हायर मैथमेटिक्स में ये सब चीजें इलॉजिकल मानते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, जो चीज तुम कह रहे हो वो चीज मैं एग्री करता हूँ, वो चीज वैसे ही समझाते हैं तो बच्चा वहां पर सेटिस्फाई भी हो जाता है। लेकिन मैं उससे एक लेवल ऊपर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं ओके सर, 11वीं आगे 12वीं से ऊपर की बात कर रहा हूँ कि वहां पर जाकर ये डिसएग्री कर जाते हैं, मैथमेटिशियंस नहीं मानते हैं इसको, कहते हैं है ही नहीं, वो नेचुरल नंबर के लिए होता है, ठीक है। तो ये खाली डेफिनेशन है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या इशू है, ये प्रूफ बिल्कुल देखने से लग रहा है इसमें क्या इशू है, बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ है देखने से। कुछ बच्चे तो अमेज भी होंगे कि अच्छा क्या मस्त चीज है, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन यही चीज मैं अगर माइनस में ले जाऊंगा तब दिक्कत हो जाएगी ना आगे। ये आगे मैं ले जाऊंगा तो 1 माइनस 2 कर दूंगा, फिर 1 माइनस 3 कर दूंगा, तो माइनस वाला भी वैलिड है फिर, तो क्या दिक्कत है ना। तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए ये चीज, इसको बहुत अच्छा नहीं मान सकते हैं इसको। हाँ, समझने के लिए ओके है। हाँ जी सर जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही लेना चाहिए।
नेचुरल नंबर ही लेते हैं अभी तो। नेचुरल नंबर में ही समझो ना, देखो नेचुरल नंबर में ही हमें अगर समझ में आ गया और अगर हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हम इसमें इतना डिटेल में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जीरो फैक्टोरियल पे अगर हम रिसर्च अभी ना करें, बल्कि नेचुरल नंबर में ही अगर हम समझना स्टार्ट कर दें और क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा है। और नेचुरल नंबर से ही लेना है उसमें, ठीक है। हाँ, अगर कहीं जीरो फैक्टोरियल आ गया तो उसको 1 ले सकते हो अभी फिलहाल के लिए, और वो डिफाइंड है, उसको कोई। हाँ जी सर सर आपने कहा था कि मैं ऐसे माइनस में ले सकता हूँ सर। माइनस में तो कैसे होगा? फिर n-1 और फिर n-2 पर 1 तो 0 ही हो जाएगा ना वो। अरे 1 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टो 1 इंटू 1 माइनस 1 फिर 1 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? समझ लो ये चीज, और इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ ना इस तरीके से, 1 माइनस 1 और उसके बाद 1 माइनस 2 करता जाऊंगा। तब हुआ क्या, 1 फैक्टोरियल तो 0 आ गया ना तुम्हारा, देख रहे हो यहाँ से 1 फैक्टोरियल तो 0 आ गया तुम्हारा। तो ये लॉजिक यहाँ पर क्या वैलिड बैठ रहा है? वही तो मैं क्लेम कर रहा हूँ तब से कि ये वैलिड नहीं है। अगर मैं इसी फार्मूले को कंटिन्यू करता जाऊं कि n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2, तो ये तो वैलिड ही नहीं रहेगा ना। फिर ये सारा कुछ जो है कह सकते हो कि कचरा हो जाएगा, सारा कुछ मैथमेटिक्स का फाउंडेशन ही हिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसीलिए नहीं लेते हैं, इसीलिए मैथमेटिशियंस कहते हैं कि ये अवॉइड करो इसको। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ये करते हैं, बस दैट्स इट। इतना ही है, इतना समझ में आ गया तो भी बड़ी बात है, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे एक और नई चीज जो है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पहले सीखा होगा कि ये मॉड -2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, ये क्या होता है? 2 है ना। और 2 क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 क्या होता है? ये 2 होता है। ये आप लोगों ने आई थिंक 7th क्लास या कहीं पर था, 8th क्लास में सीखा होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अरे फालतू के बहस मत करो, ये कमेंट बॉक्स में यही सब लिखने के लिए यही सब लिखना होता है, डाउट पूछने के लिए लिखना है ना जो भी। -2 मॉड कितना होगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2, और 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2, और 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0। ये सब पता है सबको। तो ये एक मशीन की तरह काम करता है जिससे वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट आती है, मतलब पॉजिटिव आती है या फिर 0 आती है। तो ऐसे ही एक और मशीन होता है जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको हम कहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2.5 है, तो 2.5 इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी वैल्यू होती है 2.5 कह रहा हूँ, 2 होती है वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.5 की वैल्यू होगी 2। ये बॉक्स जो बना हुआ है ना, बॉक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ भी नंबर डालो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ये डिफाइन है, इस पे बहस नहीं करना है कि ये क्यों होता है, ये डिफाइन है। तो बॉक्स के अंदर कुछ भी डालो, कोई भी नंबर डालो तुम इसमें, उसका वैल्यू जो होगा वो उसका क्लोजेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है। क्लोजेस्ट का मतलब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। लेस देन और इक्वल टू, आई एम सॉरी, लेस देन और इक्वल टू मतलब ये कि 2.5 डाला तो 2 होगा, 3.9 डाला तो इससे ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है? 3 है ना। 0.1 डाला, इससे ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है बच्चों? 0.1 से ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है? एक मिनट, 0.1 से ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है? 0 है। ऐसे ही आपने मान लो 3.99 डाल दिया तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 7.5 डाल दिया तो बॉक्स ऑफ 7.5 क्या होगा? 7 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। तो ये जिस तरीके से ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला ऑपरेटर काम कर रहा था, उसी तरीके से ये भी एक ऑपरेटर होता है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि वो जो वैल्यू देगा आपको, मतलब बॉक्स के अंदर से जो वैल्यू बाहर आएगी वो वैल्यू होगी उससे ठीक छोटा इंटीजर, है ना। जैसे 3.99 से नहीं, 3.94 होगा। नहीं, ये गलत बोल रहे हो विशेष गोयल, ये गलत बोल रहे हो सर। हाँ, 5 होगा इसमें। 5 होगा, किसमें 5 होगा? 7.5 का 7 होगा, ठीक है। इसी तरीके से सर नेगेटिव नंबर्स का नेगेटिव में ही होगा। बता रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ देखो, आपने कहा ये दूसरी चीज है बच्चे, ये दूसरी चीज है। ये था एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, है ना। और ये जो है बॉक्स है,
देखो ना बॉक्स जैसा है ये, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका काम जो है ना वो उससे ठीक छोटा इंटीजर बाहर निकालना होता है। इसका काम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर निकालना होता है। मतलब -2 है तो 2 हो जाएगा, -3 होगा तो 3 हो जाएगा, -3.5 है तो 3.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर 2 है तो सर 2 ही होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का ठीक है। 3 है तो 3 ही होगा। सर 5 तो 7 से छोटा तो 5 5 to 7 से छोटा है, ये कौन बोल रहा है? बताओ एक बार फिर से बोलो। 5 to 7 से छोटा है, क्या बोल रहे हो? क्या कंफ्यूजन है? लेकिन इस वाले ब्रैकेट में 5 जो है 7 से छोटा तो 5 नहीं निकलेगा, पर आपने कहा था स्मॉलेस्ट निकलेगा। अरे 7.5 से ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है बच्चे? 7.5 से ठीक छोटा इंटीजर 7 है ना। अच्छा सर ठीक। क्या क्या डाउट हो सकते हैं मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। 4.8 एक नंबर है, ठीक है। 4.8 पता है ना सबको, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सीखा होगा 8th क्लास में, 9th क्लास में। 4.8 एक नंबर है, रियल नंबर है। उसका बॉक्स, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 होगा, है ना। मतलब 4.8 से ठीक छोटा इंटीजर, सिर्फ ठीक पहले वाला इंटीजर। 4.8 से ठीक पहले वाला इंटीजर कौन सा है? 4 है ना। अगर मान लो कहीं पर, पेज पलट रहा हूं मैं, अगर कहीं पर मान लो बच्चों इस तरीके का आ जाए 100.99999, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 100 होगा। 100.9 से ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है? 100 है ना। बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब ये कोई कहेगा क्लोज है 101 के, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे, वो नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर करने के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है द इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 100.999। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो, अगर मैं नेगेटिव नंबर में अगर बात करूं, जैसे -1.2 लिख दिया, तो इससे ठीक छोटा इंटीजर कौन है? कौन सा है? आंसर -1। वेरी गुड, पर्व गुप्ता ने बताया, सही आंसर बताया है, -1 होगा बिल्कुल। -1.2 ये गलत बोल दिया भाई तुमने, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। -2 होगा, ये तो तुम्हारी बात को मैंने सही मान लिया। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। ठीक है। इससे ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है? ठीक पहले वाला इंटीजर, छोटा इंटीजर कौन सा है? -2 है। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है -9.9, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है? -10। -10। तो बस इस ऑपरेटर का, इस ब्रैकेट का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका क्या काम होता है? तो इसका काम ये है कि इसके अंदर जो भी नंबर डालोगे, आंसर जो है वो इंटीजर होगा। कैसा इंटीजर भाई? तो उससे ठीक पहले वाला इंटीजर। बस इतनी सी बात है। मतलब ये एक मशीन की तरह काम करता है। इसके अंदर कोई नंबर हमने डाला तो ये ना धो के, मतलब वॉशिंग करके उसको इंटीजर बना देता है ना। और जो इंटीजर बनाता है वो ठीक पहले वाला इंटीजर होता है, उससे ठीक पहले वाला इंटीजर होगा। तो ये इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। अब आप खुद से भी कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हो चाहो तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिख दिया 0.798, इसका आंसर क्या होगा? -1। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, -1। इससे ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है? इससे ठीक छोटा इंटीजर -1 है, सबको पता होना चाहिए, है ना। -1। ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है? उससे ठीक छोटा। अच्छा, एक और कुछ अच्छा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई। 3 एग्जैक्टली 3। कई सारे बच्चों ने, हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और बहुत सारे बच्चों ने, योग, दीपांशु, अवधेश, आर्यन, आदित्य, सबने सही आंसर लिखा हुआ है। पाई 3.14 होता है, उससे ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है? 3 है, नो डाउट अबाउट इट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए √3 1, यस। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 1.732। कुछ भी हो, हमें क्या पता 1.732 हो या 1.73256 हो, कुछ भी। लेकिन उसका जो नियरेस्ट इंटीजर हो, ठीक छोटा इंटीजर जो होगा वो 1 ही होगा। कोई इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। -√2 बच्चों, -√2। ये 12 क्या लिख रहा है भाई? वैभव, विशाल झा, -1 सर, बहुत मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। टाइपिंग तो -2
-2। ओके ओके आदत ओके, नहीं है मेरे को अंडरस्टूड मोबाइल पे अंडरस्टूड टाइप अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ हाँ, टाइपिंग में होता है, कभी कभी हो जाता है। -2 to -2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है -1.414, और -1.414 से ठीक छोटा इंटीजर जो होगा, है ना, देखो माइनस, ये है -1.414, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर आएगा -1, यहाँ पर कहीं पर 0 आएगा, यहाँ पर कहीं पर 1 आएगा, यहाँ कहीं पर -2 आएगा, यहाँ पर कहीं पर -3 आएगा। तो इससे ठीक छोटा इंटीजर कौन सा है? नंबर सिस्टम देख रहे हो, नंबर लाइन पे -2 आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, बोलो सर बोलो बेटा वैसे बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनमें इनका क्या इस्तेमाल है सर? अब बोलने तो दो, मुझे बोलने ही नहीं दिया तुमने, अभी मैं वही बोलने ही वाला था, तुमने बीच में रोक दिया। अब यही मैं बोलने ही वाला था कि तुमने एक डाउट पूछ लिया। चलो सुनो ध्यान से, अभी हम लोगों ने 2 चीजें की हैं, ठीक है, 2 चीजें अभी हमने की है। और पहला था उसमें फैक्टोरियल, और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इन दोनों को मिला करके ना हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और वो सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। तुम्हारे मॉड्यूल जो तुम्हें मिला होगा ना, पीडीएफ में जो मॉड्यूल मिला होगा उसमें देखोगे ये सर सब। यस, एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन का ग्राफ भी होता है ना किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? सर, आवाज नहीं आ रही है। उसका एक हाँ ग्राफ हाँ भी बिल्कुल, ग्राफ भी होती है। तो सर एक बार वो ग्राफ बना दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए। ग्राफ, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्राफ इस तरीके से होता है, स्टेप वाइज बनता है ना। 0 है, ये 1 है, फिर 2 है, ये यस सर, वो स्टेप बाकी बच्चे आंख बंद कर लो, ठीक है। 0 से 1 के बीच में क्या होता है वैल्यू? 0 से 1 के बीच में क्या, 1 पे क्या होती है वैल्यू? 1 पे तो 1 होती है, ठीक है। और 1 से 2 के बीच में 1 ही सर रहेगा, 1 2 पे जंप कर जाएगा, 3 पे क्या आ जाएगा? 2 से 3 के बीच में क्या वैल्यू आएगी? 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ पर इस तरीके से ये खाली जाएगा, इस तरीके से ये चलता जाता है स्टेप बाय स्टेप, है ना। ये आगे फिर यहाँ पर कहीं, फिर वैसे। हाँ ये स्टेप चलता ओके है, इस सर, तरीके से चलेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ ये बच्चों 1 मिनट पहले जो है ना, ये कैमरा कुछ हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, पता नहीं कुछ अजीब अजीब से पिक्चर आने लगे थे, तो वो भूल जाओ, उसको स्किप करो। एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, ये क्या बात कर दी भाई? देखते हैं, देखो पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम ये करने क्या जा रहे हैं। एक बच्चे ने भी पूछा ना कि इसका यूटिलिटी क्या है, मैं वही बता रहा हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं, पहले वो समझ लो। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास, और ये डेफिनेटली सीबीएसई में नहीं आएगा, ये एनटीएससी में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये आईआईटी जेई, कोई बच्चा आगे फ्यूचर में अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए ये 11th क्लास में भी ये टॉपिक है। हम करने क्या जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ सर स्क्रीन ब्लर आ रही है थी बीच बीच में। कोई नहीं, उसमें आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, थोड़ी बहुत इशू, आप बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, है ना। कुछ काम कर रहे हैं हम लोग ताकि आप लोगों को स्मूथली जो है चीजें दिखें। अभी थोड़ा सा जो है, आप अब ऐसे रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो दोबारा। देखो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन ये लिखा रहेगा कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 अब 20 फैक्टोरियल। आप तो ये बात तो जानते हो ना 20 फैक्टोरियल क्या होता है। 20 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से लेकर के कहाँ तक, 20 तक। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कहीं पर 4 आएगा, कहीं पर 6 आएगा, कहीं पर 8 आएगा, सब में 2 है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है 2। 4 में कितनी बार है 2 बच्चों? 2 टाइम्स, 2 इंटू 2। 6 में 1 टाइम है, 8 में 3 टाइम्स है, 10 में 1 टाइम है। तो ऐसे 2 गिनती करें तो कितनी बार आएगा, ये हम जानना चाहते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन करना क्या चाहते हैं हम, ये समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। कि 20 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा वो बताना है आपको, मतलब 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 कितनी बार आएगा वो जानना चाहते हैं। और वही जानने के लिए एक फार्मूला है जिसको डी पॉलीनैक्स फार्मूला, डा पॉलीनैक्स फार्मूला कहते हैं। आप लोग मॉड्यूल जिसको मिला होगा उसमें देखा लिखा हुआ है ना, डी पॉलीनैक्स फार्मूला। और वो क्या फार्मूला होता है वो मैं आपको समझाता हूं। यूजिंग फार्मूला, सॉरी,
कैसे निकालते हैं देखो, 2 का एक्सपोनेंट 20 में कैसे निकालते हैं देखो, 20/2 का फ्रैक्शन, सॉरी, 20/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 20/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 20/2 की पावर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा पैसेंस रखना बच्चों, बस 1 मिनट का काम है, अगर आपने फोकस कर लिया तो समझ में आपको पक्की बात है आ ही जाएगा। अगर आपको कोई कहे कि 20 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, दैट मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या होगा वो फाइंड करो, तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, 20/2, 20/2 स्क्वायर, 20/2 की पावर 3, 20/2 की पावर 4, 20/2 की पावर 5, इस तरीके से, है ना। और 20/2 कितना होता है, 10 होता है, और 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों, 10 ही होगा, है ना। ओ हो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों, कि अभी तक हमने जितने भी आपको एग्जांपल्स बताए थे ना, वो सब में नॉन इंटीजर लेकर के बताए थे। आपको मैं कहूँ कि बॉक्स ऑफ 4 क्या होगा, तब आंसर क्या दोगे बताओ तो, 4 ही होगा, है ना। मतलब ये कि बॉक्स ऑफ 4.1 तो 4 होगा, बट बॉक्स ऑफ 4 क्या होगा, बॉक्स ऑफ 4 ही होगा, इंटीजर है तो इंटीजर ही बाहर निकलेगा, है ना। अच्छा, बॉक्स ऑफ -3 कितना होगा, तो -3 ही होगा, इंटीजर है अगर तो इंटीजर ही होगा, है ना। -3 है तो -3 का बॉक्स जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो -3 ही होगा, बट -3.1 है तो वो -4 हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने उस टाइम में थोड़ा सा एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं लिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब समझ में आपको आ गया होगा कि 20/2 होता है 10, और 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 ही होगा, है ना। और ये बच्चों कितना होगा, ये 10 ही होगा, लिख देता हूँ, ये है 20/4, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 ही होता है। ये होगा 20/8, 20/8 का मतलब हुआ 2 पॉइंट समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2। ये होता है 16, 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 20/16, 20/16 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 आंसर आ जाएगा। और ये 20, और 20/32, 20/32 का मतलब हुआ 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास आंसर आ गया 10 + 5 + 2 + 1, कितना आया बच्चों, 18। समझ नहीं आया सर ब्लर आ रहा है, दिख नहीं रहा सर स्क्रीन ब्लर आ रही है, पर कुछ दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, यस सर, अब दिख रहा है सर, ये सर अब क्लियर है। यस मैं सर 2 to the power 5 तक ही क्यों लिया? आगे लो ना तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे लेकर के देखो क्या होगा, 0 ही आएगा। आगे लेकर के देखो 0 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ओके सर, हाँ करके देखना, 2 पावर 5 के बाद भी लोगे ना अगर 2 पावर 6 7, तो उसमें भी 0 0 ही आता जाएगा, तो 0 0 बार बार लिखने का क्या ही फायदा है, ठीक है। तो क्या करना होता है बच्चों, समझो, अगर तुम्हें 20 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उसमें 2 कई बार आएगा, 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर 20, उसमें 2 कई बार आएंगे, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 20 में भी आएगा, 18 में भी आएगा, सब में आएगा। अब वो काउंट करेगा भाई बैठ के, और ये तो चलो काउंट कर भी ले, 20 फैक्टोरियल है तो 20 तक में तो काउंट भी करा जा सकता है, अगर 100 फैक्टोरियल लिख दिया तब क्या करेंगे, तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है 20/2, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, उसमें 20/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, फिर 20/2 की पावर 3 ऐड कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और सबको ऐड करके जो भी आंसर आएगा ये हुआ। इसका मतलब ये है बच्चों कि 1 से लेकर के 20 तक के प्रोडक्ट में जो 2 का एक्सपोनेंट होगा वो 18 होगा। समझ में आया सबको। अब एक और एग्जांपल करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम इन n फैक्टोरियल। एग्जांपल 2, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 30 फैक्टोरियल। तो फार्मूला होता है बच्चों 30/3 का बॉक्स, मतलब 30/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस 30/3 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 30/3 की पावर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 30/3 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो ऑन चलता जाएगा आगे तक।
30/3 क्या होता है बच्चों? 10। 30/3 स्क्वायर क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग बोले तो 3। और 30/27 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और डिवाइड करेंगे तो आएगा ना, 30/27 अगर डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। वो समथिंग में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो 1 ही आंसर होगा। और ये 30/81 तो 0 पॉइंट समथिंग तो 0 ही हो जाएगा, आगे भी 0 ही आएगा। आई होप क्लियर है ये। कई बच्चों ने आंसर सही सही दिया हुआ है। कॉस्मिक गेमिंग, अच्छा जी, क्या नाम रखा हुआ है? सुबह, साची, अनन्या, शुभ्रोश्री और युग, उत्कर्ष, आदित्य, पीयूष, आशीष, आर्यन पाठक, सुमेध सिंह, गौतम, बहुत सारे बच्चों ने, सबने सही आंसर दिया हुआ है। वेरी गुड। समझ में सबको ये सारे बच्चे? हाँ जी, सबका। मानस मिश्रा, कशिश, निशांत। सर वैभव विशाल झा का सबसे पहले आया। हाँ, अच्छा, ये मैं नहीं देखता कि सबसे पहले किसका आया हुआ है, ठीक है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोगों को हो सकता है हो, ठीक है। वैसे अच्छी बात है, हाँ, पहले आंसर दिया हुआ है और सही आंसर दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और एक्चुअली उस टाइम मैं सॉल्व कर रहा था, मैंने देखा नहीं, लगभग सबका सही आया हुआ आंसर। तो आई होप ये क्लियर है। जिन बच्चों को अगर थोड़ी सी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो एक बार जाकर रिकॉर्डेड वीडियो आप जरूर देख लेना, तो उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बच्चों अभी तक एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम ये सीख लिया हमने, प्राइम नंबर का निकाला। ये प्राइम नंबर के लिए फार्मूला वैलिड है, ठीक है। ये फार्मूला जो है प्राइम नंबर के लिए ही वैलिड है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एक्सपोनेंट ऑफ 6 फाइंड करना है 30 फैक्टोरियल में तो यही फार्मूला लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। प्राइम नंबर के लिए था फार्मूला। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें एक्सपोनेंट ऑफ 6 फाइंड करना है तो कैसे निकालोगे? देखो, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 30 फैक्टोरियल। आई होप दिख रहा है स्क्रीन बच्चों, सबको दिख रहा है ना? कमेंट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड। 30 फैक्टोरियल है। देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? इसका पहले ना तुम क्या करना होगा, तुम्हें ये एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालो। एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या होगा? एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल लो। एक्सपोनेंट ऑफ 3 अभी अभी निकाला ही था, कितना है? 14 है, तो ये 14 ही आंसर हो जाएगा। पेन खत्म हो गया, 1 मिनट। फोर्टीन हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। अब कैसे आंसर ये आ गया भाई, ये मैं समझाता हूं तुम्हें, तुम जरा ध्यान से देखना। 1 मिनट। 6 फैक्टोरियल की बात करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब इसमें एक्सपोनेंट नहीं, वो मल्टीप्लाई नहीं करना। एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताओ कितना होगा? तो यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, मतलब 2 इसमें है ना, एक और 2 बार इसमें 2 है, 2 इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है और इसमें 1 बार है, तो कितने हो गए टोटल? 2, 4 हो गए। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है बच्चों? 4 है। आई होप समझ में आ रहा है सबको ये, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट ऑफ 3 फाइंड करो कितना है इसमें। एक्सपोनेंट ऑफ 3 मतलब 3 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। एक तो यहाँ है 3 इंटू 2 और एक यहाँ पर है 3। ये समझ में आ गया होगा सबको कि अगर हम 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। इसमें अगर हम 2 के एक्सपोनेंट की बात करें तो वो 4 बार आया हुआ है 2, है ना, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 4 है। और अगर 3 के एक्सपोनेंट की बात करें तो वो 2 टाइम आया हुआ है, एक बार यहाँ आया हुआ है 3, एक बार इसमें 3 है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 3 की बात करें तो वो 2 है कि नहीं? तो समझ सकते हो आप। अब आपसे कहूं मैं कि इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 6 बताओ कि कितना है। मतलब अगर 6 फैक्टोरियल को लिखना चाहूं मैं कि 6 की पावर समथिंग x है, तो कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें 6 बनाने के लिए ना एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, तो एक 2 यहां से लिया, एक 3 यहां से लिया, बन गया 6। फिर एक 2 यहां से लिया और एक 3 यहां से लिया, बन गया 6, है ना, तो एक 6 आ गया, है ना? समझ पा रहे हो? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, करेक्ट है, और यहाँ पर 3 इंटू 3 है। 6 बनाने के लिए ये हो गया, ये हो गया। अब बनेगा 6 क्या? अब बनेगा 6 आगे? नहीं बन पाएगा। बन पाएगा आगे 6 आगे बन ही नहीं पाएगा बच्चों, क्योंकि अगर मान लो आपके पास 2 जो है वो 4 है ना,
फोर टाइम्स आया हुआ है और 3 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है और बनाना आपको 6 है। तो उसके लिए आप अगर 2 लेते हो और 3 लेते हो, एक 2 लिया एक 3 लिया बन गया 6, एक 2 लिया एक 3 लिया बन गया 6। अब ये 3 तो 2 ही बार था ना, तो खत्म हो गया ना, 3 तो खत्म हो गया है, तो इसका मतलब आपके पास 2 ही बन पाया। ठीक है तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक्सपोनेंट ये जो होता है हाईएस्ट जो भी होगा, मतलब जैसे सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ दोबारा देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो जैसे तुम्हें मान लो कि 6 का एक्सपोनेंट 30 फैक्टोरियल में निकालना है ना, तो उसके लिए तुम पहले देखो 6 क्या होता है, 6 कैसे बनता है, 2 और 3 से बनता है। तो 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 का एक्सपोनेंट निकाल लो, 3 का एक्सपोनेंट ही आंसर हो जाएगा। वो मैंने एग्जाम्पल से तुम्हें यहाँ समझाया है। जैसे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल की बात करूँ अगर मैं, तो 6 फैक्टोरियल में 2 जो है वो 4 बार आता है, 4 टाइम्स, और 3 जो है वो 2 टाइम्स आता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें 6 बनाना है तो तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी जो है ना वो 2 की वो 4 है, और 3 की अवेलेबिलिटी जो है वो 2 है, और तुम्हें बनाना 6 है। तो 6 बनाने के लिए 2 और 3 चाहिए। तुमने एक 3 ले लिया एक 2 ले लिया बन गया 6, फिर से एक 3 ले लिया एक 2 ले लिया बन गया 6। अब तो 3 बचा ही नहीं ना, 2 ही था, खत्म हो गया ना। इसका मतलब हम 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, 2 बार ले सकते हैं, और 6 जो बनेगा वो 2 बार ही बन पाएगा, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 6 जो होगा वो 2 ही होगा। यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। आई होप ये समझ में आया है। समझ में अगर ना आया हो ना तो एक बार बच्चों एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, अब समझ में आ जाएगा। ये उतनी भी बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो जो भी जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल और भी लिख देता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एक्सपोनेंट ऑफ 10 निकालना है इन 34 फैक्टोरियल। अब थोड़ा क्वेश्चन को डिफरेंट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, ये प्राइम नंबर है नहीं, तो इसके लिए पहले 2 का निकालना पड़ेगा और 5 का निकालना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 अगर आपको निकालना है तो 2 और 5 का। अच्छा, यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करो, किसका ज्यादा होगा पावर, 2 की पावर ज्यादा होगी या 5 की पावर ज्यादा होगी? 5 की पावर नेचुरली ज्यादा होगी। ठीक है, तो 5 का एक्सपोनेंट निकाल लो 30 फैक्टोरियल में, 34/5 प्लस 34/5 का स्क्वायर, और आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ही हो जाना है। तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 1, 7। तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 7। आंसर क्या आ गया बच्चों 7। एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 34 जो है वो 7 हो जाएगा। निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि 10 को हम डायरेक्टली जो फार्मूला था ना 34/10 का स्क्वायर, उसमें नहीं रख सकते हैं। हमें सबसे पहले इसको 2 और 5 फैक्टर में निकालना पड़ेगा, और फिर जो नंबर बड़ा है 5 है ना, बड़ा फैक्टर, तो 5 का एक्सपोनेंट 34 फैक्टोरियल में निकालना है। और वो कैसे निकलता है 34/5 का स्क्वायर 34/5 की पावर 3, इस तरीके से। तो 34/5 जो होगा वो 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो 6 पॉइंट समथिंग का मतलब 6, और 34/5 का स्क्वायर जो है वो होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपके पास आंसर 7 आ गया। आगे 0 ही हो जाएगा, आगे 34/125 0 पॉइंट समथिंग होगा तो वो 0 ही हो जाएगा आपके लिए। तो आंसर यही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 34 फैक्टोरियल जो है बच्चों वो 7 होगा। तो यही आंसर है आपका, करेक्ट है। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ और आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो। तो इसको क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 6 in 24 factorial. Find exponent of 6 in 24 factorial. ये है क्वेश्चन। समझ नहीं आया। ओके, कई बच्चों का आंसर आ गया है, 10 आंसर आ गया है। देखते हैं अभी एक्सपोनेंट ऑफ 6 in 24 फैक्टोरियल। तो पहले तो ये बात कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 और 2, दोनों में बड़ा कौन है 3, तो 3 का एक्सपोनेंट निकाल लो 24/3 प्लस 24/3 का स्क्वायर
प्लस 24/3 का क्यूब। आगे लिखने की जरूरत है नहीं, आगे लिखने की जरूरत है नहीं, समझ ही गए होगे क्यों, क्योंकि आगे 0 होने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 2 पॉइंट समथिंग, और ये कितना होगा बच्चों 0, आगे भी 0 ही होता जाएगा। तो 10, एक मिनट, 10, यही आंसर है, 10 आंसर है बच्चों। तो आपको अगर 24 फैक्टोरियल में 6 का एक्सपोनेंट निकालना है तो 6 जो है वो 2 और 3 से बनता है ना। तो 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। तो 3 का आपको क्या करना चाहिए, एक्सपोनेंट फाइंड कर देना चाहिए 24 फैक्टोरियल में। और वो सबसे एलिमेंट्री तरीका था, एलिमेंट्री क्वेश्चन था कि आपको 24 फैक्टोरियल में अगर 3 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल पहला किया था कि 24/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 24/3 का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर 24/3 का क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरीके से करते जाएंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो बच्चों, कुछ बच्चों को अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एग्री करता हूँ उनसे, क्योंकि अब काफ़ी साल हो गए, 10-12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एक बार में बच्चों को समझ में नहीं आता है इतनी आसानी से। तो मैं उन सब बच्चों से कह रहा हूँ कि वो बच्चे एक बार दोबारा ना रिकॉर्डिंग जरूर देखें इसका, ठीक है। और एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोचते हो कि कोई आपको बस एक बार बोले और आपको 100% दिमाग में सेट हो जाए चीजें, ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं भी कोई नई चीज सीखने की कोशिश करता हूँ ना, जैसे मान लो मैं कोई नॉवल पढ़ रहा हूँ, आज स्टार्ट किया मैंने, तो उसमें वो मान लो वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मुझे ना एक बार में नहीं आता है समझ, उसमें कई सारे टर्म्स ऐसे डाल देते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के, जो मैंने आज तक सुनी ही नहीं होती है। तो मुझे जाना पड़ता है, गूगल देखना पड़ता है कि उस टर्म का मतलब क्या है, वो क्या है नहीं है। अब ऐसे ही, और या नहीं तो एक तरीका और होता है कि उसको मैं 2 बार 3 बार, उस लाइन को 2 बार 3 बार पढ़ूं, तब जाके क्लिक करता है, अच्छा ये कहने की कोशिश कर रहा है ऑथर। तो वही चीज आप लोगों को भी करना पड़ेगा कि अगर आप ये सोचो कि मैंने कोई चीज एक्सप्लेन कर दी और आपको 100% स्ट्राइक कर जाए, तो मेरे ख्याल से वो ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनको समझने में दिक्कत आ रही है, और आ रही होगी, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है, ये सबके साथ होता है, मतलब 99% बच्चों के साथ होता है। तो आप उसको दोबारा रिकॉर्डिंग जरूर देखना। एक बार में कभी भी चीजें 100% आपको समझ में नहीं आएंगी। आप याद करो, जब आप छोटे थे तो आपको क्या ऐड करना जब आपके मम्मी पापा सिखा रहे होंगे या टीचर सिखा रहे होंगे, तो एक बार में ही समझ में आ गया था ऐड करना। कितनी बार आप लोग पेंसिल पेन यूज किया होगा, वो स्लेट भी होता था छोटी क्लासेस में, पता नहीं तुम लोगों ने यूज किया था कि नहीं किया था, मैंने तो किया था, स्लेट पे लिखते थे, है ना, वो चौक से। तो उस तरीके से सिखाते हैं, फिर एक बार में नहीं आता है समझ में, तो वो आपको करना पड़ता है। 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, एफर्ट डालोगे, तब जाके कोई नई चीज जो है वो दिमाग में जाकर के सेट होगी। तो ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो एक बार वीडियो दोबारा जाकर के देखें, और जो मैंने 3-4 एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया हुआ है उसको दोबारा देखोगे ना आप, हो सकता है 2 बार देखोगे तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि वो क्या चल रहा है वहां पर। सर बोलो सर बोलो बोलो सर वैसे बना कैसे, क्या बना कैसे? यस सर। क्या बना कैसे, ये नहीं समझा मैं सर फॉर्मूला फार्मूला कैसे बना? फार्मूला फार्मूला यूज करना अगर समझ लो तो मेरे ख्याल से वही बहुत बड़ी बात है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे 24 में 3 का तुम्हें निकालना है, तो भाई देखो, एक तो 23 जो है 24 में कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 स्क्वायर से डिविजिबल होंगे, वो भी 3 के पावर में काउंट होगा, और कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 27 से डिविजिबल होंगे, वो भी काउंट होगा। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालते जाएं तो उस तरीके से सारे जो भी 3 से डिविजिबल होने वाले, ऐसा सोचो ना कि 3 का एक्सपोनेंट निकालना है, तो जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो भी काउंट होगा, जो 3 के स्क्वायर से डिविजिबल होगा वो भी काउंट होगा, जो 3 के पावर 3 से डिविजिबल होगा वो भी काउंट होगा। तो वही हमने गिन लिया है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से 3 स्क्वायर से 3 पावर 3 से डिविजिबल है, सबको जोड़ दिया, यही आंसर है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 25 फैक्टोरियल। आंसर बताओ सभी बच्चे, सॉल्व करो। सर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। ऋषभ, तन्मय, अमन, आर्यन, आदित्य सबने आंसर दे दिया। 5 into 2 लिख सकते हैं।
अब 25 फैक्टोरियल का ये 5 का हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा भाई? 25/5 प्लस 25/5 का स्क्वायर प्लस 25/5 की पावर 3 चलता जाएगा, लिखने की आगे जरूरत नहीं है। ये होता है 1, 25 5 का स्क्वायर 25, 25/25 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है, आगे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25/1 25 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 ही हो जाएगा। 6, यही आंसर है। तो बच्चों 25 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 से लेकर के 25 तक। उसमें अगर मुझे 10 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है कि मतलब 10 कितनी बार आ सकता है, तो 10 उतनी ही बार आ सकता है जितनी बार 2 × 5 आएगा, है ना, और 2 × 5 उतनी ही बार आ सकता है जितनी बार 5 आएगा, क्योंकि दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही बनाएगा पेयर, इस तरीके से, है ना। जैसे 25 है, 25 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। 7 × 8 × 9 × 10, बहुत आगे तक जाएगा ये तो। अब इसमें से तुम्हें निकालना है 5 × 2, तो देखो भाई 2 अगर तुम निकालोगे तो 2 तो देखो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, बट 5 जो है वो रुक रुक के आएगा। यहाँ से 5 आएगा, एक बार यहाँ से 5 आएगा। 5 काफी लेट आता है ना, मतलब 10 बनाने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए, और उसमें 2 तो एबंडेंस में बहुत ज्यादा 2 है। 2 हमारे पास कह सकते हैं कि बोरी भर के है 2, ठीक है, बट 5 जो है वो लिमिटेड है। तो 10 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, तो जितनी बार 5 आएगा उतनी ही बार 10 बनेगा, सिंपल सी बात है। तो 5 का एक्सपोनेंट निकालना है, और 5 का एक्सपोनेंट जो निकालेंगे वो इस तरीके से निकलेगा। बात खत्म हो गई यहीं पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप 10 का एक्सपोनेंट निकाल सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पुट किया जाता है बच्चों। 25 फैक्टोरियल जो होगा, है ना, या ऐसे कहूं मैं 5 फैक्टोरियल जो होगा, सबको पता है क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 मतलब 120, ठीक है। इसमें एंड में 0 कितना है? 1 है। एंड में 0 कितना है? 1। 6 फैक्टोरियल कितना है? 720। इसमें भी एंड में 0 1 ही है ना। लेकिन मान लो मैं कहूं आपको 10 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा भाई? कोई बताएगा मुझे 10 फैक्टोरियल कितना होता है? ये निकालना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कैसे कैलकुलेट करूं। तो एंड में जो 0 होता है वही तो 10 का पावर है होता है, क्योंकि मैं क्या मैं 120 को 12 × 10 पावर 1 लिख सकता हूं। 6 फैक्टोरियल को जो कि 720 होता है उसको 72 × 10 पावर 1 लिख सकता हूं। तो आप देखो कि 5 फैक्टोरियल में 10 का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। 6 फैक्टोरियल में 10 का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। समझ पा रहे हो ये? अच्छा, 10 फैक्टोरियल के कई बच्चों ने आंसर बता दिया है, 3628800, मतलब लास्ट में कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। मतलब ये कि इसमें बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 36288 × 10 की पावर 2। दिख नहीं रहा होगा, आई एम सॉरी। इस तरीके से 10 फैक्टोरियल जो है वो 3628800, मतलब 36288 × 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 10 की एक्सपोनेंट कितनी है? 2 है। और इसमें 10 फैक्टोरियल में 10 की एक्सपोनेंट निकालनी है, मतलब 5 की एक्सपोनेंट निकालो, तो 10/5 प्लस 10/5 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? आगे भी है 2 + 0, मतलब 2 ही आएगा। देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। समझ पा रहे हो ये? कितने बच्चों को क्लिक किया ये चीज कि 10 फैक्टोरियल का मतलब है 3628800, और एंड में डिजिट्स एंड में जीरोस कितने हैं? यूनिट मतलब लास्ट में जीरोस कितने हैं? 2 जीरोस हैं। 2 जीरोस का मतलब 10 का एक्सपोनेंट 2 है। तो ये तो एक ही बात हो गई ना कि 10 का एक्सपोनेंट 2 होना और एंड में 2 डिजिट 0 होना, ये दोनों एक ही लगभग बात नजर आ रही है। 10 का एक्सपोनेंट 2 होना और एंड में 00 होना, एक ही बात हो गई। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 25 फैक्टोरियल। मैं क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं, देखो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 26 फैक्टोरियल। 26 फैक्टोरियल कर दिया इस बार, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 26 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 10 ×
इन 26 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है, यही ना एक्सप्लेन किया मैंने कि जो एंड में 2 जीरोज हैं इसका मतलब 10 की पावर 2 है, एंड में 1 जीरो है मतलब 10 की पावर 1 है, एंड में अगर 3 जीरो आता तो 10 की पावर 3 होता। तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज एंड में फाइंड करने के लिए, तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 26 निकालना है। और ये एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 26 फैक्टोरियल निकालने का तरीका हम लोगों ने अभी सीखा है कि कैसे निकालते हैं। 26/5, क्योंकि 10 एक कंपोजिट नंबर है, हम डायरेक्टली 26/10 26/10 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स में से जो बड़ा फैक्टर होगा उससे डिवाइड करेंगे। 26/5 की पावर 2 प्लस 26/5 की पावर 3, चलता जाएगा ये, है ना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे होगे। 5 जा, है ना, 5 पॉइंट समथिंग, 26/5 का मतलब 5 पॉइंट समथिंग, और 5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बच्चों, 5 होगा। और 26/5 का स्क्वायर का मतलब 26/25, 26/25 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होगा, 1। 26/125 0 पॉइंट समथिंग तो 0 आ जाएगा, 6। बहुत सारे बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही बताया हुआ है। आई एम वेरी 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 हैप्पी कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ गया आज तो, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने आंसर सही दिया हुआ है, और जिन बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है उनके लिए फिर से वही बात कि आप लोग दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को 2 बार 3 बार देखोगे तो समझ में आएगा, और फिर कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हो बाद में। तो ये हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट कर लिया, ये समझ में हमारी आ गया कि एक्सपोनेंट कैसे, एक्चुअली अभी तक जो आज जो हमने ये तामझाम पूरा किया है ना, क्या क्या किया हमने, फैक्टोरियल सीखा और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीखा, 2 चीजें सीखी ये निकालने के लिए, ये सारी चीजें समझने के लिए हमने किया था ये सारी बातें, है ना। और ये क्वेश्चन जो है NTSC में आ सकता है, क्योंकि NTSC दिल्ली स्टेट का स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वो एवरी ईयर बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है डिफ़िकल्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और मेहनत करने वाले बच्चे उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे ना अगर इजी दे देंगे तो वो सारे बच्चे ही 100% स्कोर कर देंगे, तो सेलेक्ट किसको करेंगे, रिजेक्ट किसको करेंगे, तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है। NCERT वालों के लिए, जो भी एग्जाम लेते कंडक्ट कराती है CRT आपके स्टेट में, दिल्ली स्टेट में, तो वो क्या करते हैं, दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं है, यूपी में ना मतलब अगर बात करें, अगर यूपी में ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले बच्चे नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, लेकिन उसमें अगर हम दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन बैठता नहीं है, कंपैरिजन में नहीं हो पाता है। तो दिल्ली बहुत ही टफ है, मतलब अगर जैसे इस बार का भी कट ऑफ देखो अगर, तो 100 कितना गया है जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 170, जबकि पेपर इतना टफ था लास्ट ईयर NTSC का मैथमेटिक्स सेक्शन स्पेशली बहुत टफ था। 200 में से 170 कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, समझ पा रहे हो कितना टफ है। 170 नहीं है, 171 है, 171 है सर। 171 तो कुछ ज्यादा ही हो गया सर ये। हाँ तो ज्यादा नहीं है ही वो 171, कुछ लोग कह रहे थे 175 होगा, 171 हो गया, बड़ी बात थी इस बार, है ना। वो भी सीट बढ़ गए हैं तब, नहीं तो अगर सीट पिछले साल मतलब 2 साल पहले जितना सीट होता ना तो वो वही 185 पे कट ऑफ जाता, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ होता है। तो और मैंने कहा ना कि मेहनत करने वाले बच्चों की कमी है नहीं, तो इसीलिए जो है चीजें बहुत ही टफ है। वैसे हम लोगों ने, मैंने तो आज प्लानिंग की थी कि मैं तुम लोगों को कुछ एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाया आज, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम इसमें ही कंज्यूम कर लिया है। और अगर मैं वो टॉपिक अब स्टार्ट करूंगा ये रिमाइंडर और यूनिट डिजिट, जो कि आप लोगों को आई थिंक मैसेज में भी गया होगा, तो समझ में नहीं आ पाएगा इतनी जल्दी में। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग उसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। और वो छोटा सा ही टॉपिक है, बट इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही उसको करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा तो फिर जो है ना पूरा रायता फैल जाएगा। सर जो अपने सर केल्विन से हुआ है उसके कितने मार्क्स आए हैं? अब मुझे ध्यान नहीं है बेटा उसका कितने मार्क्स हैं, उसके देखना पड़ेगा वो, ठीक है। सर जो पढ़ा रहे हो सफिशिएंट है ना? हाँ, अब NTSC के लिए तो बच्चों पूरा ही कराऊंगा, NTSC के लिए तो जितना आता है उतना तो पूरा ही करेंगे, ठीक है सर। मोर देन सफिशिएंट। हाँ बोलो। सर हाँ जी सर, जो आपने यहाँ पे 26/5 का स्क्वायर लिया था, हाँ, तो सर इसमें 1.6 आ रहा था, तो सर हम 1.6 को राउंड ऑफ करेंगे, वो तो नियर टू 2 आता, तो हम 1 क्यों लेते हैं? वही बात, अब स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था ना कि ठीक छोटा इंटीजर लेते हैं, 1.6 छोड़ो, 1.99 होगा तो भी 1 ही लेंगे, ठीक है। 1.99 होगा तो भी 1 ही लेंगे, मतलब इसका काम ही होता है कि ये
ठीक छोटा इंटीजर देता है, इससे पहले वाला जो इंटीजर होगा वो आएगा। अगर -1.9 होता तो -2 होता, क्योंकि -1.9 से जो ठीक पीछे वाला इंटीजर होता है वो -2 होता है। इसका काम ही है। इस ये जो कह सकते हो ना इडियट सा जो बॉक्स दिख रहा है, आई एम सॉरी इडियट, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स का काम ही है कि ठीक छोटा इंटीजर आपको निकाल के देगा, है ना, बस इतनी सी बात है। और इंटीजर है तो इंटीजर ही देगा, जैसे 5 है तो 5 ही आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट आप इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। और अब की क्लास जो है, आज का टॉपिक कवर हो गया है। ये इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को डीपीपी आपको कल मिलेगी, ठीक है। कल इसी टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किया है उसके ऊपर डीपीपी मिलेगी। और कोई डाउट किसी को हो तो वो अभी पूछ सकते हो। क्लास ओवर हो चुकी है, डाउट्स के लिए अब हम लोग 5-10 मिनट रुकेंगे, तो डाउट पूछ सकते हो बारी बारी से। वैसे जिन बच्चों हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ सर, अभी इन लोगों से ना क्लास ओवर होने के बाद मुझे कुछ बात करनी है, तो कोई भी स्टूडेंट लेफ्ट मत करना अभी क्लास ओवर होने के बाद, ठीक है। कई बच्चे जा चुके हैं मुझे लगता है इसमें से पहले से ही। यस सर, बहुत सारे मोस्टली सिर्फ यमुना विहार के रहेंगे, लक्ष्मी नगर के जा सकते हैं। और यमुना विहार के भी वो स्टूडेंट जिनका अभी न्यू एडमिशन हुआ है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट जा सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है। अभी बस डाउट्स के लिए है 5 मिनट, अभी डाउट पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट तो मैं इसको मैं फिर तब साइन आउट कर रहा हूँ, फिर साइन आउट कर दूंगा। किसी को डाउट तो पूछ लो, नहीं तो मैं साइन आउट कर रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड 2 नंबर। एक मिनट सर, if a prime factorization of a number is of 3 digits and 2 numbers are greater than, how find exponent? अस्मित मानक, ये क्वेश्चन पूछो दोबारा, तुम पूछो, नहीं समझ में आया क्वेश्चन। सर मेरा एक डाउट है। बोलो क्या है। सर अगर हमें 9 का पता करना होगा कि 9 के एक्सपोनेंशियल पावर में कितना आया है किसी भी नंबर में, जैसे 20, तो सर उसमें कैसे होगा? आधा कर दो। क्या 20 फैक्टोरियल में करना है ना सर? अगर 315 आ रहा हो तो 315 का आधा करोगे तो उसमें कितना आएगा? 315 आ रहा है तो देखो 314 का हाफ करो, एक कम करके 7। हाँ तो क्या, अरे सोचो जरा, तुम्हारे पास जैसे मान लो 3 का एक्सपोनेंट आया हुआ है, जैसे एक सेकंड के लिए मान लो कि 3 का एक्सपोनेंट 9 है, ठीक है। कोई नंबर है जिसमें 3 का एक्सपोनेंट 9 है, करेक्ट है, और भी कुछ है इसमें। तो तुम्हें अगर 9 का एक्सपोनेंट निकालना है तो 9 कितनी बार बना पाओगे? 2 लोगे ना, 2 लोगे 3, फिर 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर कितनी बार ले पाओगे? 4 बार ही तो ले पाओगे। अच्छा, हाफ में नहीं होगा मतलब, ठीक है। ओके तो क्या 4 बार ही तो ले पाओगे, फिर 3 रह जाएगा, 3 छूट जाएगा, एक 3 बच जाएगा, उसका कुछ नहीं करना है, उसका अचार नहीं डालना है, उसको फेंक दो। ओके सर। हाँ सर ये जो हर्षल मित्तल ने सवाल पूछा उसका आंसर दे दो, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। 168, अरे ये पिछली क्लास में बताया था। देखो सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 52 एंड देयर एलसीएम सम ऑफ 2। अच्छा एक मिनट बेटा, ये बताया था पिछली क्लास में, रूट p प्लस रूट q इरेशनल है ये वाला क्वेश्चन। रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 52 और एलसीएम दिया हुआ है 168। तो इसमें क्या करो, एक काम करो तुम, लेट ये जो वैभव सर लेकिन केसी पॉसिबल नहीं है सर। रुक जाओ बता सर लेकिन केसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर एचसीएफ जो एलसीएम है वो एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होता है, और सर 52 168 को डिवाइड ही नहीं कर रहा। सम है एंड HCF x है, ठीक है। एंड नंबर्स जो है वो मान लेते हैं AX एंड BX, ठीक है। देखो क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले HCF को x ले लो और नंबर्स को AX BX ले लो। तो इसका LCM जो हो जाएगा बच्चों, वो LCM होता है इसका ABX, यही समझाया था, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है LCM अगर 2 नंबर्स हैं तुम्हारे पास, और ये AB को प्राइम है। AB क्या है? को प्राइम। HCF x ले लिया हमने तो नंबर, और नंबर्स को AX BX ले लिया तो LCM ABX हो जाएगा। अब हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, मतलब AX प्लस BX, ये दिया हुआ है 52, मतलब x कॉमन लेंगे तो A प्लस B हो जाएगा 52। ये 52 को कैसे लिखा जा सकता है? बहुत तरीके से लिख सकते हैं इसको। 13 × 4 लिख सकते हैं, 26 × 2 लिख सकते हैं, और 52 × 1 लिख सकते हैं।
पेयर बना दो इसमें, वो a प्लस बी को तुम 13 ले लो तो x को 4 ले सकते हो, x को अगर ये आप करते हैं, रुक जाओ, ए बी एक्स 168 है, ठीक है। आप देखो सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये। x इंटू ए प्लस बी जो है वो 52 है, 52 को हम 13 इंटू 4 लिख सकते हैं, 26 इंटू 2 लिख सकते हैं और 52 इंटू 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, x और कोई एक नंबर है a प्लस बी, x इंटू ए प्लस बी, ये दोनों में से, ये तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, और ए बी एक्स है यहाँ पर, वो 168 है। ध्यान से देखना यहाँ पर कि x यहाँ पर तुम इसका अगर फैक्टर निकालते हो ना 168 का, तो 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं रफ में कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ क्या होगा। 168 का इस रफ में अगर फैक्टराइजेशन निकालेंगे क्या है, 4 जा 4 2 जा, फिर 2 से 21, फिर ये हो जाएगा 7 3 जा, तो 2 की पावर 3 आ गया, इंटू में 3 आ गया, इंटू 7 आ गया। हाँ अब देखो तुम ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसमें तो x की वैल्यू तुम 4 लेते हो, ठीक है, x की वैल्यू अगर तुम 4 लेते हो तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चे, यहां से देखो x की वैल्यू 4 लोगे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू तुम यहां से 4 लेते हो तो a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेशन देख लो बस, 4 अगर दिया हुआ है हमने तो कितना, a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी में देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 13 इंटू 4 है, 26 इंटू 2 है, केसेस बना करके देखने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं हम, x की वैल्यू 4 जो कि पॉसिबल है, तो a प्लस बी 13 हो जाएगा और a b 42 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, 1 मिनट, 7 6 नहीं आ रहा है, 7 6 13, 7 6 जा 42, तो a और b कितना हो गया, a की वैल्यू चाहो तो 7 ले लो, b की वैल्यू चाहो तो 6 ले लो, ये आंसर आ गया, करेक्ट है। एक तरीका और हो सकता है कि x की वैल्यू क्यों ना हम 2 ले लें, x की वैल्यू जब 2 लेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू तुम यहाँ से 2 लोगे तो a b की वैल्यू कितनी होगी, 7 3 जा 21, 21 4 जा होता है 84। अब a प्लस बी है 26 और ए बी की वैल्यू है 84। अब ये क्या इंटीजर में सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक बना करके करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 84 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालो भाई, 12 7 4 से 21 4 नहीं बनेगा, इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, नो इंटीजर सॉल्यूशन। देख लेना चेक करके, इंटीजर सॉल्यूशन आई थिंक नहीं आएगा इसमें, इसीलिए ये केस फेल हो गया, ये केस करेक्ट है। आंसर आ चुका है हमारा, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6 यहाँ पर रख देना है, और x की वैल्यू 4 तो देख ही लिया हमने पहले। तो नंबर क्या क्या आ गए बच्चों आपके पास, नंबर्स आ गए आपके पास 7 4 जा 28 और 6 4 जा 24। तो ये दो नंबर्स हैं जिनका सम 52 होगा और प्रोडक्ट जो है, सॉरी एलसीएम जो है वो 168 होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। 28 24 आंसर है, दो नंबर्स। सर हाँ, ये काफी सारे क्वेश्चन आ गए बच्चों। सर ये एक और बार बता दीजिए। बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, अभी नहीं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे डाउट्स आ गए, बहुत सारे डाउट्स आ गए। आर्यन ने पूछा है नंबर व्हेन डिवाइड बाय 296, मान लेते हैं 296 से डिवाइड करने पे कुछ तो क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 75 आता है। अगर सेम नंबर को 37 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 37 p ले लेते हैं प्लस r रिमाइंडर, ये हमें पता नहीं है कि क्या होगा, है ना। 37 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस n को आप कैसे लिख सकते हो, 296 क्यूब प्लस 37 2 जा होता है 74 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसी n को क्या लिख सकते हो, 37p, या इसमें से माइनस कर दें, 37 से डिवाइड करना है, वेट वेट वेट, n अपॉन 30 सकते हैं, 37 के टेबल में जा रहा है ये 296,
सर 8 पे जाएगा। जाएगा। वेरी गुड। 37 के टेबल में जा रहा है ये, 37 के टेबल में 8 पे जाएगा। सर 1 ही वन रिमाइंडर आ गया, 1 आ गया रिमाइंडर। देखो है ना, यही चीज है कि इस n को ना 296 को 74 को 75 को 74 प्लस 1 लिख दो और फिर इन दोनों में से 37 कॉमन ले लो, तो n जो है वो 37 इंटू समथिंग प्लस 1 लिखा जा सकता है, मतलब रिमाइंडर 1 आ गया। तो आई थिंक ये आर्यन ने जो पूछा था उसका आंसर आ गया। सर ये टॉपिक आप समझाओगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कौन सा DPP में टॉपिक? क्वेश्चन थे ये कौन सा? रिमाइंडर वाला। अरे ये तो कर चुके हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये। ओके सर। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस करना, कोई डाउट और हो तो पूछ लेना। सर आई एम आस्किंग, देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अस्मित है क्या? अस्मित हो अभी? अस्मित मानक है अभी? यस सर। ओके ठीक है, रुको देखता हूँ क्वेश्चन क्या था, मैं ऊपर चला गया। हाँ, आस्किंग देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 18, एक्सपोनेंट ऑफ 18। ओके 18 सारे एक्सप्लोरेशन कर लो। ओके वेरी गुड। कितना होगा ये? 2 इंटू 3 का स्क्वायर है ना। तो बेसिकली तुम्हें 3 स्क्वायर का एक्सपोनेंट निकालना है ना, 3 का स्क्वायर का निकालना है, और फिर से तुम्हें उसमें भी 3 का निकालना है। करेक्ट है, 3 का एक्सपोनेंट। आई थिंक जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो उस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी काफी अच्छी बन चुकी है। तो पहले मैं जल्दी तुम्हारा आंसर जल्दी बता देता हूँ। फिर 3 का एक्सपोनेंट निकालो। अगर मान लो 3 का एक्सपोनेंट निकल के आ गया 18, तो 9 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 9 आधा कर देंगे, सिंपल है ना। या फिर 3 का एक्सपोनेंट हो गया 20, मान लो 3 का एक्सपोनेंट 20 आ रहा है, तो 9 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 10, सिंपल है ना। या 3 का एक्सपोनेंट मान लो आ गया 31, तो 9 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? इसके हाफ का नियरेस्ट इंटीजर, मतलब 15 है ना। आई होप आर्यन अस्मित समझ में आ गया होगा, अस्मित मानक। ये सर थोड़ा बहुत आ गया। आधा करना होता है। 31 में तुम्हें अभी एक बच्चे को डॉट बता रहा था ना, मैं यही सेम क्वेश्चन पूछ रहा था ना वो, कि भाई अगर 9 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि तुम्हें क्या करना है, 2 बार लेना है ना। तो 31 तुम्हारे पास 3s हैं, तो उसमें से तुम 2 ले लोगे, तुम्हारे पास 30 तक तो आधा कर लोगे, 15 तक ले लोगे, फिर एक 3 बच जाएगा, उसको इग्नोर करो। शुभ्रोश्री ने पूछा है, 2 numbers both greater than 29 have HCF and LCM। एक मिनट, द सम ऑफ द नंबर्स। HCF 29 है, LCM देखो बेटा ऐसे करते हैं ना क्वेश्चन में, HCF 29 दिया हुआ है, तो नंबर्स को तुम सबसे पहले एज्यूम ऐसे कर सकते हो, 29A 29B ऐसे कर सकते हो, और उसका फिर LCM हो जाएगा 29AB। यही तरीका होता है LCM निकालने का, है ना। और 29AB LCM है, वही तुम्हारा दे रखा है 4147। अब मैं यहाँ पर बचना चाहता हूँ कैलकुलेशन से, आप इसको डिवाइड करो 29 को 4147 से, है ना। ये कितना आएगा? एक मिनट, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलेटर के हेल्प से। 4147 डिवाइड बाय 29 कितना आया? 143। 143। अब 143 किसी के टेबल में जा रहा है क्या? हाँ, 143 किसी के टेबल में जाता है क्या? 11 में जाता है सर 11 से ले लो। हाँ हो गया। अरे तो ए को बी को ले लो, हो गया, यही काम करना था। आई थिंक शुभ्रोश्री ये समझ में आपको आ गया होगा। ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई आपके पास, अब आपको निकालना था सम ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले तो 20 ए की वैल्यू यहाँ पर रखो, 29 इंटू 11 वो आपका पहला नंबर हो जाएगा, और 29 इंटू 13 दूसरा नंबर हो जाएगा। वो 2 नंबर्स हैं जिनका HCF 29 है, लेकिन आपको 29A प्लस 29B का वैल्यू निकालना है, तो वो तो आप निकाल ही लोगे, आई एम श्योर। नेक्स्ट डाउट क्या है? नेक्स्ट डाउट है, आर्यन ने पूछा नंबर व्हेन डिवाइड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3 एज रिमाइंडर। अच्छा ठीक है, नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर, इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 5, स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 5, कुछ तो क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर कितना है। तो सबसे पहले ये n स्क्वायर करो। n स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 25 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 3 जा 15 2 जा 30 क्यू, ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो n स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25 का क्यू स्क्वायर प्लस 30 क्यू प्लस 5 प्लस 4। आई होप समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। 5 कॉमन ले लेंगे, 5 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 प्लस 4। बच्चे n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 टाइम्स समथिंग प्लस 4, मतलब रिमाइंडर क्या है? 4। यही आंसर है। आर्यन का क्वेश्चन हो गया। सर प्लीज सेंड योर नंबर, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग आवर डाउट्स। मैम से ले लेना बेटा क्वेश्चन, मैम से लेना, मैम दे देंगे नंबर आपको।
ठीक है, यहाँ पर नंबर मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत जिसको नहीं होगी अननेसेसरी शेयर करके कोई फायदा नहीं है। तो आपको मैम से नंबर चाहिए तो मैम से ले लेना, मधु मैम है एकेडमिक में, उनसे ले लेना। ओके बच्चों, बाय। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करेंगे कवर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग घर पे, आप कल डीपीपी मिलेगी, आप लोग सॉल्व करना उसको इसी टॉपिक के ऊपर जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और जिन बच्चों को डाउट आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, वो बच्चे दोबारा फिर से एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर भी थोड़ा बहुत अगर कुछ डाउट रहता है तो वो अगली क्लास में फिर से ऐसे ही हम लोग क्लास के एंड में जो सेशन रखेंगे 5-10 मिनट का, उसमें आप लोग पूछ सकते हो। गुड नाइट, बाय।